नमस्कार साथियों, विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं ललित आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन चित्रकला पढ़ रहे थे। इसके दो पार्ट में पढ़ने की हमने बात की थी, अगर आपको पता हो तो जो पहला पार्ट है वो प्रिमिटिव या आदिम चित्रकला पर बेस्ड था, वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपको पता होगा, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे जो प्राचीन चित्रकला है उसमें हम लोगों ने जोगीमारा, भीमबेटका, सिंघनपुर जैसी गुफाओं के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐप के माध्यम से आप पढ़ें और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चित्रकला है उसमें दो पार्ट में हमने बात की थी, एक प्रिमिटिव चित्र और दूसरा हमने बात की थी कि हम अजंता, एलोरा और बाघ के चित्र पढ़ेंगे। तो अजंता, एलोरा और जो बाघ के चित्र है उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अजंता चित्रकला की बात करें तो अजंता और एलोरा, इन दोनों की अगर हम बात करें तो तकनीक आप कौन सी प्रयोग में ली गई थी वो थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, देखिए, चाहे अजंता के चित्र हो या एलोरा के चित्र हो, अगर हम तकनीक की बात करें तो इसमें दो तकनीक का प्रयोग किया जाता था, फ्रेस्को और दूसरी थी टेम्पेरा। ठीक है, फ्रेस्को तकनीक उसे कहा जाता है था जब फ्रेश प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे, यानी प्लास्टर किया जाता था और जब वो गीला रहता था उसी दौरान उस पर चित्र बना दिए जाते थे, तो उसे फ्रेस्को तकनीक कहा जाता था। और टेम्पेरा मतलब जब प्लास्टर सूख जाता था, है ना, जब प्लास्टर जो है वो सूख जाता था तब चित्र बनाए जाते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? टेम्पेरा तकनीक कहा जाता था। अजंता, एलोरा और बाघ के जो अधिकांश चित्र हैं वो टेम्पेरा तकनीक से बने हुए हैं, क्योंकि फ्रेस्को तकनीक से बनाए गए जो चित्र हैं वो लंबे समय तक नहीं चल सकते, लेकिन अगर टेम्पेरा तकनीक से चित्र बनाए जाते हैं तो वो लंबे समय तक बने रहते हैं। थोड़ा सा और आगे आप बढ़िए। ठीक है, चित्रण हेतु, यानी जो ये प्लास्टर बनाया जाता था, चाहे वो फ्रेस्को के लिए हो या टेम्पेरा के लिए हो, तो इसमें और क्या किया जाता था? चित्रण हेतु पत्थर की खुरदरी दीवारों पर खड़िया, चूना, गोबर व पत्थर के छोटे छोटे कणों को किस में मिलाया जाता था? अलसी के पानी में कई दिनों तक भिगोया जाता था। ठीक है, यानी इन सबको मिक्स करके अलसी के पानी में, अलसी या फ्लेक्सीड आप जानते ही, अलसी के पानी में उनको मिलाया जाता था और भिगो कर रखा जाता था। फिर जब वो एक अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता था तो उस पेस्ट को लगभग 1 इंच मोटे प्लास्टर के रूप में गुफाओं की दीवार, यानी जहां जो चित्र बनाने हैं आपको, वहां उसका लेपन कर दिया जाता था। ठीक है, कभी कभी प्लास्टर में धान की भूसी भी प्रयोग में ली जाती थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यानी जो चट्टाने, इसमें खड़िया, चूना, गोबर और पत्थर के टुकड़े तो मिलाए जाते थे, कभी कभी धान की भूसी का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये दो तकनीक प्रयोग में ली जाती थी। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो फ्रेस्को और टेम्पेरा तकनीक का प्रयोग कहाँ के चित्रों में हुआ है, या फिर इस तरीके से सवाल आ सकता है कि अजंता, एलोरा और बाघ के चित्रों में मुख्यतः किस तकनीक का प्रयोग हुआ? तो मुख्यतः जब शब्द आता है या सबसे अधिक जब शब्द आता है तो आंसर आएगा टेम्पेरा तकनीक। ठीक है, अजंता के चित्रों की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो अजंता चित्रकारी है उसमें चित्रों का जो निर्माण है उसका विषय क्या था? अजंता के चित्रों का विषय क्या था? तो विषय था बौद्ध धर्म। विषय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि जो अधिकांश चित्र बनाए गए, अधिकांश चित्र किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित बनाए गए। मैक्सिमम जो चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
चित्रों को बनाने के लिए मुख्यतः लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो लाल और पीले रंग है ये मुख्य रंग थे। लाल और पीले क्या थे? मुख्य रंग थे। इनके अलावा भी रंगों का प्रयोग हुआ जिसमें पीले, हरे, नीले, श्वेत वगैरह प्रयोग में लिए जाते थे। चित्रों में स्तूप पूजा एवं महात्मा बुद्ध के जीवन पर विशेष बल दिया गया। ठीक है। और जब स्तूप पूजा और महात्मा बुद्ध के जीवन पर बल दिया गया तो अधिकांश जो चित्र है वो जातक कथाओं पर आधारित है। यानी जो चित्र बनाए गए वो जातक कथाओं पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? जो जातक कथाएं हैं उनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मिलती है। यानी उनके कितने पूर्व जन्म हुए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्म बताए गए हैं। कितने? 84,000 पूर्व जन्म बताए गए हैं। और इन 84,000 पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनको हम जातक कहते हैं। तो जो चित्र बनाए गए वो किस पर आधारित थे? जातक कथाओं पर आधारित है। फिर अब अगर हम एक एक चित्र की बात करें तो वो भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। जो चित्र है उनमें सबसे पहला चित्र है गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 में जो चित्र है वो कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि, यह इनको अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है, का चित्र बना दिया गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कुछ ऐसा है। ठीक है। पद्मपाणि का मतलब क्या होता है? जिन्होंने हाथ में कमल का फूल जिन्होंने लिया हुआ है। तो ये पूरा चित्र आप देखिए, ये इस तरीके से महात्मा बुद्ध का चित्र बनाया गया है और उन्होंने ये कमल का फूल अपने हाथ में लिया हुआ है। ये सबसे बड़ा चित्र भी है। ठीक है। ये गुफा जैसे ही प्रवेश करते तो गुफा की जो मेन दीवार है उस पर एक बड़े होल के रूप में चित्र का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कौन सी गुफा में बना हुआ है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 में। इसके बाद आता है गुफा संख्या 2। इसमें माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म और सुनहरे मृग आदि चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र जो है ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है। माया देवी यानी महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया, उसको ये स्वप्न आता है कि महात्मा बुद्ध उसके गर्भ में आए और उसका जो प्रतीक होता है गर्भ धारण का वो प्रतीक होता है हाथी। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एक हाथी का चित्र बनाया गया। ये माया देवी के स्वप्न को दर्शाते हुए चित्र बनाया गया। ये दो गुफाएं हैं, गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2। इसके बाद नेक्स्ट है गुफा संख्या 9। 2 के बाद सीधा किस पे आएंगे? 9 पर। तो जो गुफा संख्या 9 है इसमें स्तूप पूजा का चित्र बना हुआ है। इसमें नाग पुरुष का भी चित्र बना हुआ है। ये चित्र कुछ ऐसा है। ठीक है। यहाँ ये बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और ये किसके लिए जा रहे हैं? स्तूप पूजा के लिए जा रहे हैं। ये पेड़ है और इसके पीछे यहाँ पर ये नाग पुरुष खड़ा हुआ है और इन लोगों की बातें सुन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट गुफा संख्या 10। इसमें बोधि वृक्ष की पूजा का चित्र है। यानी लोग जो है वो किसके लिए जा रहे हैं? बोधि वृक्ष की पूजा के लिए जा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए ये यहाँ एक वृक्ष खड़ा हुआ है और लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, इसकी पूजा के लिए जा रहे हैं। इसका जो चित्र बनाया गया है। ठीक है। सवाल पूछा जाएगा कि स्तूप पूजा का चित्र कहाँ है? गुफा संख्या 9। बोधि वृक्ष की पूजा का चित्र कहाँ है? गुफा संख्या 10। नेक्स्ट जो चित्र है वो है अजंता गुफा संख्या 16। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। सबसे पहली बात यह सुंदरतम गुफा है। जो गुफा संख्या 16 है वो सुंदरतम गुफा है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर हाथी बने हुए हैं। ठीक है। जो चित्र है वो कौन सा है? मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। इसे कुछ लोग मरणासन राजकुमारी बोलते हैं जबकि कुछ लोग इसे विराहासन राजकुमारी बोलते हैं। विरासन राजकुमारी। ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का चित्र है। ये राजकुमारी का चित्र है और एक स्त्री और इसके पास खड़ी हुई है जो इसे सांत्वना देने का कार्य कर रही है।
ये चित्र वास्तव में महात्मा बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी का है। चित्र किसका है? नंद की पत्नी सुंदरी। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध का भाई नंद जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है तो वो अपना राजमुकुट और ये जानकारी भेजता है कि मैं बौद्ध बन गया हूं, तब वो दुख में आकर इस प्रकार की उसकी भावना रही होगी, तो ये यहाँ पर चित्रित किया गया है। ये कारण है कि ग्रिप्स महोदय ने लिखा है कि ये ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अधिक रेखांकन कर सकता था और वेनिस का चित्रकार इससे अच्छे रंग लगा सकता था। यानी जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण के बाद वहां पर चित्रकारी को भी बढ़ावा मिला, लौकिक चित्रकला आई। तो फ्लोरेंस और वेनिस जैसे जो नगर थे इटली के, वहां बहुत अच्छे चित्र बनाए जाते थे। उसी के बेस पर ग्रिप्स महोदय क्या बोल रहे हैं कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छे रंग लगा सकता था या इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था, और वेनिस का चित्रकार इससे अच्छे रंग लगा सकता था कि दोनों ही इससे अधिक सुंदर भाव अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। यानी जो इमोशंस इन चित्रों में है, ऐसे चित्र भाव वो कभी शायद बना ही नहीं सकते थे, ठीक है, इसलिए वो उन्होंने नहीं बनाए। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ग्रिप्स का, ये किस चित्रों पर है, तो गुफा संख्या 16 में जो विरासन राजकुमारी का चित्र है उसके संबंध में उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद जो चित्र है वो है अजंता गुफा संख्या 17, ठीक है। गुफा संख्या 17 में बुद्ध संघ को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है, ये महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और ये उनके जो फॉलोवर या अनुयायी है वो बैठे हुए हैं और बुद्ध इनको क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो चित्र है इसी गुफा में वो है यशोधरा के द्वारा राहुल के समर्पण का चित्र, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जो यशोधरा है उसने राहुल को समर्पित कर दिया था महात्मा बुद्ध को। कैसे? महात्मा बुद्ध जब भिक्षु बन गए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे जब भिक्षा मांगने के लिए अपने खुद के घर गए तो यशोधरा सामने थी। यशोधरा ये सोच रही थी कि क्या दिया जाए, क्योंकि इतना महान भिक्षु आया है, तो उसने क्या किया? अपने पुत्र को ही समर्पित कर दिया, राहुल को। ये कुछ इस तरीके का चित्र बना हुआ था। थोड़ा सा ये अभी फीका पड़ चुका है, तो वर्तमान जो कलाकार है उन्होंने इस तरीके से इसको दोबारा बना दिया, ठीक है। तो राहुल को समर्पित कर दिया और राहुल ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये गुफा संख्या 17 में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चित्रकारी है वो है एलोरा चित्रकारी। अब देखिए, जो अजंता के चित्र थे उनकी खास बात क्या थी कि वे सभी चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लेकिन एलोरा की चित्रकारी की खास बात क्या है? यहाँ चित्रों में विविधता है। जो हमने गुफाओं में पढ़ा था वो थोड़ा आपको यहाँ याद रखना है। जो गुफा संख्या 1 से 12 है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 13 से 29 है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 30 से 34 है वो किससे? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अधिकांश जो चित्र है वो गुप्त काल के बाद के हैं, ये आपको याद रखना है। बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाओं के जो चित्र है वो पूरी तरीके से गुप्तकालीन माने जाते हैं, अधिकांश चित्र गुप्तकालीन माने जाते हैं, लेकिन एलोरा के जो चित्र है वो गुप्त काल के बाद के माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ चित्रों का विषय ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म था। ये मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ जो चित्र थे उसमें क्या थी? विविधता थी, और विविधता भी कौन सी? धार्मिक विविधता थी। चित्रों के निर्माण में श्वेत, पीले, गहरे नीले, हरे आदि रंगों का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करें गुफा संख्या जो अलग अलग जो गुफाएं उनकी, तो जो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए वो महात्मा बुद्ध और किसके चित्र थे? महावीर स्वामी के चित्र थे। या तो चित्र महात्मा बुद्ध के मिलेंगे आपको या महावीर स्वामी की। ये इस तरीके से ये बौद्ध और जैन धर्म के चित्र महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित थे, ठीक है। इसके बाद अगर ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्रों की बात करें तो वो भगवान विष्णु और भगवान शिव के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं।
ठीक है। एलोरा की गुफाएं अपनी चित्रकला से अधिक स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। इसमें कैलाश मंदिर बनाया गया था, वो कैलाश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो हम टेम्पल आर्किटेक्चर या मंदिर स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है बाघ चित्रकारी का। किसका? जो बाघ की जो गुफाएं हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। बाघ की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है, लेकिन मुख्यतः जो चित्र है वो लौकिक है। चित्र क्या है? लौकिक है। लौकिक मतलब चित्रों में लोगों के सामान्य क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। जो लोग हैं उनके सामान्य क्रियाकलाप आपको देखने को मिलेगा। निर्माण में श्वेत एवं काले रंगों का विशेष प्रयोग हुआ है, यह आपको याद रखना है। जो निर्माण है उसमें श्वेत और काले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। चित्रों में ये जीवन है, जीवन के विभिन्न पक्ष जैसे नृत्य, गान, जुलूस, प्रेम, विरह आदि बताए गए हैं। प्रकृति चित्रण भी हुआ है, जैसे पशु पक्षी, फूल पत्तियां आदि के चित्र यहां बनाए गए। कौन सी गुफाओं में? बाघ की गुफाओं में। ठीक है। अगर हम केव नंबर या गुफाओं की संख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले है बाघ गुफा संख्या 3। इसे हाथीखाना गुफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथीखाना केव। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र बने हुए हैं। जो चित्र जो बनाए गए वो किसके? महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व के। ये इस तरीके से बोधिसत्व आप लोगों को पता ही होगा, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसमें बोधिसत्व की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। उसमें यह मान्यता है कि महात्मा बुद्ध तब तक पृथ्वी पर आते रहेंगे जब तक पृथ्वी पर आते रहेंगे तब तक किसी को जीव मात्र को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है। तो बुद्ध का बार बार पृथ्वी पर आना और लोगों को मोक्ष के लिए प्रेरित करना, उसे क्या कहा गया? बोधिसत्व कहा गया। यानी एक ऐसी अवस्था जो मोक्ष की योग्यता रखता है लेकिन फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे जीव मात्र को मोक्ष दिलाना है, उसे बोधिसत्व कहा गया। ठीक है। इसके बाद ये चित्र है गुफा संख्या 4 का चित्र। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? रंगमहल कहा जाता है। और इसमें जो चित्र बनाए गए वो ऐसे जैसे स्त्री के वियोग का चित्र। ये जो चित्र है ये स्त्री के वियोग का चित्र है। मंत्रणा करते हुए राजपुरुष का चित्र। ठीक है। गायिकाओं के चित्र, नृत्यांगनाओं के चित्र। ये जो चित्र है वो गायिकाओं और नृत्यांगनाओं के चित्र है। हाथियों के चित्र और अन्य जो पशु पक्षी है उनके चित्र, तो वो कुछ इस तरीके से। देखिए मेन जो कलर है वो व्हाइट, ठीक है, और कुछ ब्लैक कलर का प्रयोग किया और बाकी सहायक रंगों के रूप में दूसरे रंग भी प्रयोग में लिए गए थे। ठीक है। ये कुछ चीजें आप लोगों को चित्रकला के बारे में याद रखनी है। तो 2 पार्ट में हमने इसको एंशिएंट चित्रकला को डिस्कस किया। मैं फिर बता देता हूं, आप दोनों को अगर साथ में लिंक करके देखेंगे वीडियो को तो आपका एंशिएंट जो चित्रकला है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और अधिकांश जो फैक्ट है यानी जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है वो भी मैंने आपका यहाँ पर कवर करवा दिया है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपका सब्जेक्ट ड्रॉइंग नहीं है तो, और अगर सब्जेक्ट ड्रॉइंग है तो फिर ये चीजें जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो। थैंक यू, धन्यवाद।